नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं डॉक्टर मनोज सिंह अपोलो हॉस्पिटल से आपका आज के सेमिनार में स्वागत करता हूं। और आज है वर्ल्ड टीबी डे, वर्ल्ड क्षय दिवस, जिस दिन ऑलमोस्ट 135 साल पहले प्रोफेसर रॉबर्ट कॉक्स ने इस बैसिलाई की, इस बैक्टीरिया की इजाद की थी। और आज का हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का थीम है टाइम इज टिकिंग। ये हम बताना चाहते हैं आज की अपनी हेल्थ के हिसाब से आपकी जो बुद्धि है बहुत शॉर्ट साइटेड मत रखें। जैसे क्या हुआ कि पहले 8-9 महीना तो आप लोगों ने बहुत अच्छा कोरोना में हमारा साथ दिया, फिर जैसी न्यूज़ आई कि वैक्सीन आ गई, पता नहीं क्या हुआ सबके पीछे का जो एक वो था बैक ऑफ द माइंड में कि अब हमें कुछ नहीं हो सकता, वैक्सीन आ गई है। अरे भाई थोड़ा रुकिए, वैक्सीन तो हमारे लिए आई थी जनवरी फरवरी में, आप कहाँ बाहर निकल दिए। तो आप लोग इतना जो बाहर निकले हो जनवरी फरवरी, उसके चक्कर में आप देख रहे हो वापस ऐसी लहर आ गई है कोरोना की कि हम लोग वापस इतना ज़्यादा पेशेंट्स देखते हो गए हैं, सेम सीरियसनेस आ गई है, लेकिन पब्लिक के मन में कभी भी वो सीरियसनेस नहीं आई है। तो सिमिलरली क्षय के बारे में मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि ट्यूबरक्लोसिस कोरोना की तो बड़ी बहन रही है, 150 साल से भी ज़्यादा रही है और रहने वाली है, वो कभी जाने वाली नहीं है। थोड़ी सिमिलरिटी है दोनों में, तो थोड़ा चर्चा साथ में की जाएगी। तो जिस तरह से ट्यूबरक्लोसिस सालों से फैल रहा है हवा से, कोरोना ने अभी थोड़े दिनों पहले आके बताया कि मैं भी हवा से फैलता हूँ। जैसे टीबी लंग्स में जाता है और दूसरे के लंग्स में चला जाता है, कोरोना ने भी यही बताया हमको। मास्क पहनने से जैसे कोरोना में बेनिफिट मिलता है, टीबी में बेनिफिट मिलता है। डेफिनेटली बड़ी बहन जैसे टीबी को छोटी बहन कोरोना ने साथ जरूर दिया है। पिछले साल हमारे आंकड़े थोड़े कम हुए हैं, लेकिन बड़ी बहन तो बड़ी बहन है। मान के चलो वो 2019 के जो सही आंकड़े जो हमें हर समय हमारा दिल दहला देते हैं, 4000 लोग रोज मरते थे कोरोना से, ट्यूबरक्लोसिस से। रिमेंबर, आज हम 100 से ज़्यादा जब मौत सुनते हैं कोरोना की एक देश में, तो हमें बहुत दुख होता है। 4000 लोग तो मरते ही थे टीबी से, वो शायद आज भी मर रहे होंगे, बट हेल्थ कंसर्न इतना एक्टिव नहीं है क्योंकि ये क्रॉनिक है, ये आ गया है टीबी तो रहने वाला है। तो आप लोग समझिए, रोज के 28,000 से 30,000 के नए पेशेंट्स हम ट्यूबरक्लोसिस के रजिस्टर करते थे हमारे ट्यूबरक्लोसिस रजिस्ट्री में। सो इतना ज़्यादा ट्यूबरक्लोसिस सालों से फैल रहा है कि आज हमारा मैसेज है आप सबको कि प्लीज़ टीबी को मत भूलिए, प्लीज़ वही चीज़ करिए जो सोशल डिस्टेंसिंग मास्क के जरिए कोरोना ने आपको समझाया है। किसी का बैक ऑफ द माइंड में ऐसा ना हो कि नहीं, अब हमारे पास हवा से उड़ती हुई कोई भी बैक्टीरिया वायरस की बीमारी नहीं आएगी। ये बिल्कुल गलत है। आज भी हम ट्यूबरक्लोसिस के उतने ही केसेस देख रहे हैं, उतने ही कॉम्प्लिकेटेड केसेस देख रहे हैं जितने पहले देखा करते थे। मुझे आज भी याद है कि जब हम 2000 में टीबी हॉस्पिटल में बैठते थे, रोज के 200 पेशेंट्स ओपीडी में आते थे खांसते हुए। किसी लोगों को तो खून की उल्टी होती थी और किसी को अपनी सांस लेने में बहुत तकलीफ होती थी। तो ट्यूबरक्लोसिस वही करता है जो आपने कोरोना में सुना है, फेफड़े में जाता है, कफ करता है, बुखार करता है और कफ में खून की उल्टियां भी वो कराता है। ये थोड़ा कोरोना से ज़्यादा घातक है। एक बार आ जाता है तो जल्दी जाता नहीं है। कोरोना में तो आपने भी देखा 5 से 10 दिन अगर आप हॉस्पिटल में रह जाते हैं या घर में रह जाते हैं तो आप ठीक हो जाते हैं। टीबी में ऐसा नहीं है। लंग्स का अगर टीबी होता है तो मिनिमम 6 मंथ्स की दवाई आपको लेनी पड़ती है। पहले तो 6 हफ्ते ऐसे ही निकल जाते हैं, निमोनिया, सादी ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, सादा बुखार समझते हुए। एक तो पता ही लेट चलता है तो इलाज भी लेट शुरू होता है, तो 1-2 महीने तो पहले ऐसे ही चले जाते हैं। तो रिमेंबर, आपको अगर हल्का सा बुखार आ रहा है, हल्का सा बुखार जो 99-100 टेम्परेचर जिसे कहते हैं, और उसी के साथ अगर आपको काम करने की रुचि नहीं लग रही हो, शाम को थकावट ज़्यादा लग रही हो और धीरे धीरे आपको कफ शुरू हो गया जिसमें कफ बलगम के रूप में रोज निकलता है, और उसके बाद अगर आपको फिर भी इलाज से, नॉर्मल प्राथमिक इलाज से ठीक नहीं होते हो आप, और आपको डॉक्टर डायग्नोस करता है ट्यूबरक्लोसिस के लिए, तो वो चीज़ आपको बहुत सीरियसली लेनी है क्योंकि उसका ड्यूरेशन, जैसे मैंने बताया, अवधि बहुत लंबी है। 6 महीने का कम से कम इलाज है गवर्नमेंट्स का ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम के अंतर्गत। हम लोग अपोलो हॉस्पिटल में ट्यूबरक्लोसिस के लिए स्पेशल सेल चलाते हैं, हमारी स्पेशल ओपीडी चलती है। डायग्नोसिस के लिए 3-4 चीज़ें ही हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है।
कोरोना जैसा सीटी स्कैन नहीं कराना पड़ता है। आपको आना है अपने सिम्टम्स के साथ। हमारे केस में हम लोग आपके इतिहास लेते हैं, आपका कंटेजियस कितने, आपने किससे एक्सपोजर लिया है, आपकी बैकग्राउंड हिस्ट्री समझते हैं कि आपको कोई लंग रिलेटेड पहले से बीमारी है कि नहीं, डायबिटीज़ तो नहीं है, कैंसर तो नहीं है, कोई ऐसी बीमारी जिसकी बहुत दिनों से आप दवा कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको टीबी होने के रिस्क बढ़ जाता है। इस इतिहास के बाद एक सिंपल चेस्ट एक्सरे में अगर हमें टीबी के लक्षण दिख जाते हैं तो हम लोग उसके बाद खाली आपको बोलते हैं कि 2 दिन एक गड़फे की जांच करवा लो, और उसमें अगर दिख जाता है ट्यूबरक्लोसिस तो हम लोग दवाई शुरू कर देते हैं। तो ये काफ़ी सिंपल है इसका डायग्नोसिस। जिन लोगों को कफ निकलता नहीं है तब हम आगे के टेस्टिंग जैसे कि सीटी स्कैन, एंडोस्कोपी, हम लोग लंग से कफ निकाल लेते हैं एज ए चेस्ट स्पेशलिस्ट, और उसमें हम लोग प्रूव कर देते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस है कि नहीं। सो टीबी का डायग्नोसिस सिंपल है, लेकिन आपको डायग्नोस करना जरूरी है कि नहीं ये सिंपल खांसी नहीं है, ये सीजनल एलर्जी कफ नहीं है, ये अंदर से उठ रहा है, मुझे शायद दर्द हो रहा है। कई लोग आते हैं पानी भर जाता है उनके लंग्स में। आज भी हम कम से कम 2 से 4 नए केस हफ्ते में देखते हैं जिनको लंग्स में अचानक पानी भर जाता है, और वो लोग सबसे पहले तो ये आके कहते हैं कि सर हमें पानी भर गया लेकिन दवाई दो सुखाने के लिए, इसको निकालो मत। तो ये एक बड़ा मिथ है टीबी के लिए कि पानी निकालते हैं तो बार बार भरता जाता है। दोस्तों समझो कि पानी निकालने से कभी वापस नहीं भरता है। पानी निकालने से फर्स्ट स्टेप है, जैसे मैंने बताया कफ निकाल के आप दोगे तो आपके डायग्नोसिस में हमें फर्क पड़ेगा। वैसे पानी निकालने से हमें पता चलेगा कि नहीं अब आपको ये पानी किसका है। अगर लंग्स के बाहर पानी भरता है तो ट्यूबरक्लोसिस के अलावा भी काफ़ी और बीमारियां हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है। तो हम लोग हमारे एनालिसिस में टेस्ट में ये रूल आउट कर देते हैं कि ये सादा पानी है, इन्फेक्शन का पानी है, या एक कैंसरस पानी है। तो ये हुआ प्लूरल टीबी, मतलब जो फेफड़े के बाहर पानी भरने वाला टीबी। तो डायग्नोसिस जो है वो हो जाता है। उसके बाद दवाइयाँ बहुत सिंपल है, 4 ही जात की दवाइयाँ आती हैं। एक है रिफाम्पिसिन, INH, पायराजिनामाइड और इथाम्ब्यूटॉल। तो कफ के अंदर जो निकलता है ट्यूबरक्लोसिस के बैसिलाई या पानी में निकलता है, इन दोनों को हम कहते हैं पल्मोनरी टीबी। पल्मोनरी मतलब फेफड़े का टीबी। इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस हमारे ग्लैंड्स में, जैसे लिम्फ नोड्स कहते हैं, जो गले में पाए जाते हैं, गले में सूजन आ जाना, ग्लैंड्स हो जाना, गले में पस निकलने लग जाना अचानक से, या बगल में हो जाना, इन सब जगह पे भी लिम्फ नोड टीबी होता है, जो ट्यूबरक्लोसिस का दूसरा रूप है, जिसे हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी मतलब फेफड़े से बाहर का टीबी कहते हैं। ऐसे ही हम लोग बोन एंड जॉइंट, हड्डियों में भी टीबी हो जाता है। हार्ट पे भी पानी भर सकता है, हार्ट पे भी ट्यूबरक्लोसिस कॉमन है। फिर ब्रेन में भी टीबी हो जाता है कुछ पेशेंट्स को, खासकर देखा गया है जिनकी इम्यूनिटी, रोग से लड़ने की ताकत कम है, जो हमेशा से ही एक लेस इम्यून स्टेटस में जीते हैं, जो कम खाना खाते हैं। आजकल कभी आपने सुना होगा कि मुझे पतला होना है, मैं ये नहीं खाऊं वो नहीं खाऊं। दोस्तों याद रखिए कि कम खाने से आप पतले दिख सकते हैं लेकिन अंदर से खोखले दिखते हैं। बैक्टीरिया ऐसे ही शरीर देखता है, ढूंढता है जिसकी इम्यूनिटी कम है, जो रियली कम खाता है और जानबूझ के पतले होने की एक फिराक में रहता है ताकि उसको दिखना अच्छा रहे। लेकिन ये बैक्टीरिया को ये वाले शरीर बहुत पसंद है। तो हम लोग अपने टीबी के पेशेंट्स को हमेशा कहते हैं अब आप बहुत पतले हो लिए, अब मोटे होने का टाइम है। दवा और खाने से ऑलरेडी वेट गेन होगा, क्योंकि आपने अपना कीमती समय जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट लूज करने में लगाया है, ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया को वही चीज अंदर बड़े होने में मदद दी है आपने, और उसीलिए अब आप बीमार हो। सो हाई प्रोटीन डाइट जो टीबी में कही जाती है, वेजिटेरियंस के लिए दूध और दूध के प्रोडक्ट्स प्लस घी प्लस सारी दालें, अनाजें, ये सारे ज़्यादा लेने को हम कहते हैं ताकि वो प्रोटीन रिप्लेनिश कर सके। और मान के चलिए 4 गोली कहने को आसान है, लेकिन उनकी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ज़्यादा रहती हैं, हो सकती हैं, क्योंकि ऑलरेडी टीबी मेल नरिशमेंट का एक सबसे बड़ी निशानी है। जिसके बॉडी में पोषण का अभाव है उसी में टीबी का बैक्टीरिया बहुत होता है। एक तो वो खाना ही नहीं खा पा रहा था और उसके ऊपर से हम बोलते हैं आप ये गोलियां खाओ। तो गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स डॉट्स जिसे कहते हैं, उसमें 4 से 5 गोलियां आती हैं पर डे खाने की, डिपेंडिंग ऑफ पेशेंट्स वेट। अगर आपका वजन 35 से 50 किलो है तो एक वेट बैंड में दवाई आती है, 50 से 75 है, 75 से 90 या 90 के ऊपर, ऐसे हम गोलियों का भाग करते हैं, आपके वजन के हिसाब से दिया जाता है। सबसे पहला ये समझाया जाता है दवाई देते वक्त कि आपकी दवाई आपको सुबह सुबह ही खा लेनी है। जो लोग एसिडिटी के मरीज हैं
उनको अब खाना खाने के आधे पौने घंटे बाद लेने को बोलते हैं। अदरवाइज जिनको एसिडिटी की तकलीफ नहीं है, बेस्ट ये दवाइयाँ भूखे पेट ली जाती हैं, जिससे ड्रग्स का अब्जॉर्प्शन अच्छा रहता है और पूरे दिन उनको मैकेनिज्म करने में मदद मिलती है दवाओं को बैक्टीरिया के किलिंग में। और उसके साथ विटामिन की एक टैबलेट दी जाती है, प्लस आपकी जो भी अलग बीमारियां की गोलियां हैं वो चलने देने की सलाह देते हैं। टीबी से कोई भी और बीमारी बढ़ती नहीं है। रिमेंबर, कई बार डायबिटिक पेशेंट ऐसे कंप्लेंट करते हैं कि सर हमारा तो टीबी से पहले शुगर बहुत अच्छा कंट्रोल था, अब क्यों ऐसा हो रहा है। हम ये कहते हैं कि ये टीबी इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन डायबिटीज का शत्रु है, डायबिटीज इन्फेक्शन का शत्रु है, इसलिए दोनों अनस्टेबल हो जाते हैं जैसे टीबी आता है। सो जब भी आपको ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोज हो रहा है और आपको डायबिटीज है तो दोनों ही डॉक्टर के संपर्क में रहना है फर्स्ट 3 महीने बहुत एग्रेसिव समय से, ताकि आपका दोनों तालमेल बना रहे और दोनों में ही कंट्रोल रहने से आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट दिखती है। सो साइड इफेक्ट की बात करें तो मोस्टली एसिडिटी के अलावा एक इफेक्ट ऐसा आता है कि आपका जो पेशाब है, जो यूरिन है, वो ऑरेंज कलर का आता है। वो इफेक्ट है जो रिफाम्पिसिन नाम की कैप्सूल है, उसका इफेक्ट जो मेटाबॉलिज्म का है, जो किडनी से एक्सक्रीट होता है, ऑरेंज कलर का यूरिन आता है, वो देख के घबराए नहीं, वो नॉर्मल फिनोमेना है। कई लोगों को जॉइंट पेन्स होते हैं पायरेजिनमाइड ड्रग से, कई लोगों को एलर्जी हो जाती है रिफाम्पिसिन और आयनाथ से, कई लोगों को पैर में झंझनाहट होती है। ये सिंपल कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। जब भी ऐसा आए तो अपने जो ऑफिसर है, जो टीबी ऑफिसर है, जो नॉन मेडिकल पर्सन है, जो हमारे और आपके बीच में ये गैप को ब्रिज करता है, जो दवाई के विषय में आपको समझाता है, घर पे फोन पे आपको अपना नंबर देके बताता है कि कोई प्रॉब्लम हो, ये सारी प्रॉब्लम उसको बताएं तो आपके टीबी के डॉक्टर को बताएंगे वो, और उसके बाद उसी से आपको वो दवाई चालू रखनी है कि साइड इफेक्ट के सामने कुछ रिपोर्ट्स करानी है, वो आपको मार्गदर्शन मिलेगा। सो ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल गवर्नमेंट का इतना अच्छा प्रोग्राम है कि अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, आप हमारे पास आओ या गवर्नमेंट टीबी सेंटर में जाओ, दवाइयाँ सेम मिलने वाली है, फॉलोअप भी सेम होने वाला है, और जो मॉनिटरिंग है, जिस तरह से हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उस तरह से गवर्नमेंट भी दे रही है। आपके पास दोनों का अधिकार है, आप कहीं भी जाकर फॉलोअप कर सकते हो, और एग्रेसिव बीमारी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका क्योर है, अनलाइक कोरोना, क्योंकि एक वायरस इन्फेक्शन है, उसमें हम सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी बॉडी ही उसको क्योर करती है। इसमें ड्रग्स आर क्योरेटिव एंड योर डिसीज इज क्योरेबल। ये एक बड़ा मैसेज आपको समझना है आज के दिन। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो लोगों को टीबी हो गया है वो लोग हमेशा सोचते हैं कि अब मैं ठीक हो गया हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। ये एक बड़ा मिथ है। आपको बार बार टीबी हो सकता है। अगर टीबी एक बार हुआ है, दूसरी बार नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हवा से ही फैलता है। सो टीबी के मरीज जो ठीक हो चुके हैं उनको भी उतनी ही एहतियात रखनी है जितने नॉर्मल पब्लिक को रखनी है। लास्ट विषय में लूंगा आज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, जो एक सबसे बड़ा थ्रेट है। आज हमने देखा है कि दवाइयाँ अब काम करना उतनी तीव्रता से नहीं कर पाती हैं जिन पेशेंट्स में ये ड्रग रेजिस्टेंट टीबी पाया जाता है। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के जो कारण हैं वो भी पेशेंट और डॉक्टर रिलेशनशिप का बॉन्डेज आप नहीं बना पाते, उसकी वजह से ही है। डॉक्टर के पास आना छोड़ देते हो, दवाई 4 गोली हैं तो 2 ही खाते हो, 4 गोली हैं तो एक दिन 4 खाते हो, एक दिन बिल्कुल नहीं खाते हो, रोज रोज उसका फॉलोअप नहीं लेते हो। नए साइड इफेक्ट्स आते हैं तो ये बोल के कि दवाई की वजह से है, बंद कर देते हो। और कई बार आपकी बीमारी बढ़ती है, डॉक्टर के पास फॉलोअप भी नहीं आया तो आपको लगता है दवाई तो महीने की मिली है। सो बहुत सारे पेशेंट और हेल्थ के रिलेटेड फैक्टर्स की वजह से वही टीबी जो सिंपल टीबी था वो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में बदल जाता है। इसमें हम कैसे पता लगाते हैं? हम पहले दिन नहीं पता कर सकते हैं, तो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी पता करते करते कम से कम महीने से 1.5 महीने का समय चला जाता है। तो जब भी आपका टीबी का डायग्नोज हो, प्लीज अपने डॉक्टर्स को ये बोलिए कि सर मुझे सिंपल टीबी है कि ड्रग रेजिस्टेंट, ये हमें बता दीजिए। कई बार दवाई डॉक्टर दे देता है और पेशेंट खाने लगता है बिना पूछे कि कौन सी दवाई है, सिंपल दवाई है कि ड्रग रेजिस्टेंट की दवाई है। ड्रग रेजिस्टेंट की दवाइयाँ कम से कम 6 से 18 महीने से 24 महीने दी जाती हैं, तो उसका ड्यूरेशन डबल या ट्रिपल है ही है। सो आप पहले 2 महीने में ही अपने डॉक्टर्स के पास ज़्यादा फॉलोअप रखें और ये पूछें कि सर हमारा सिंपल टीबी था, जीन एक्सपर्ट नाम की जांच आपने कराई थी, क्या उसमें सिंपल टीबी आया था, सेंसिटिव टीबी या रेजिस्टेंट था? अगर रेजिस्टेंट टीबी है तो डिफरेंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, डिफरेंट ट्रीटमेंट प्रोग्राम है, उसमें फिर हम आपको गाइड करते हैं और अकॉर्डिंगली आपकी ट्रीटमेंट दी जाती है। सो टू कंक्लूड, टाइम इज टिकिंग, टाइम बहुत चला गया है। हम लोगों ने एज ए डॉक्टर अपने आप को वचन दिया था
कि क्षय नाम की बीमारी से दुनिया को मुक्त करेंगे बाय 2025 से 2035 तक। तो अभी हमारे पास कुछ ही साल रह गए हैं। आपके साथ सहयोग मैं चाहता हूं, आपका सहयोग और विश्वास मांगता हूं कि आप हमें सहयोग दें टीबी को इस दुनिया से, धरती से खत्म करने में। जैसे हम लोग पोलियो से मुक्त हो चुके हैं, जैसे काफी सारी बीमारियों से मुक्त हो चुके हैं। कोरोना तो देखो अभी आया है, उसका क्योर होगा और होता ही रहेगा, उसमें नई शोध हो रही है। पर टीबी जिसकी प्रूवन ट्रीटमेंट है, उसमें आप मदद करें जल्दी डायग्नोसिस के लिए, अच्छी ट्रीटमेंट के लिए, अच्छे फॉलोअप के लिए और ड्रग रेजिस्टेंट की इलाज के लिए। और हमें विश्वास दिलाएं कि किसी भी टीबी पेशेंट्स को अगर आप जानते हैं तो उनको ये सारी हिदायत देंगे, हमारा वीडियो जरूर शेयर करेंगे और हमसे संपर्क में रहेंगे। उसमें इलाज से आपको टीबी से मुक्त होने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और हमारे डॉट्स का जो डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स हैं, वो लोग आपके पास आके आपके ट्रीटमेंट को गाइड करते हैं। फ्री ट्रीटमेंट मिलती है जिससे आपको सही होने में मदद मिलती है। सो दोस्तों, इट इज़ टाइम टू एंड टीबी। कोरोना में टीबी बड़ी बहन जो, उसको मत भूलिए और अपने टीबी को डायग्नोस करवाइए और जल्दी ही ठीक हो जाइए। नमस्ते।